हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के इतिहास का प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पिछली बार आपने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किन किन कारणों से आया था। तो सबसे पहले जो होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय वो प्रारंभ हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। आज हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप जरूर याद करिएगा, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रांसीसी क्रांति। वैसे आपने क्लास 9 में भी फ्रांसीसी क्रांति का एक चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि फ्रांसीसी क्रांति, देखिए फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई थी, इसलिए इसे फ्रांसीसी क्रांति का नाम दिया गया था। ये कब हुई थी? ये आपका हो रही है 1780। ये कब हुई थी? ये आपकी हो रही है 1789 में। तो 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है और इस क्रांति ने देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होता है, इस क्रांति का ना बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि पूरे यूरोप में जो होता है वो राष्ट्रवाद का जो होता है, राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने का काम जो होता है इस फ्रांसीसी क्रांति ने ही किया था। और इसी क्रांति के बाद जो होता है यूरोप के अन्य राष्ट्रों में जो होता है वह क्रांति जो होता है होना प्रारंभ हुई थी। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और इस फ्रांसीसी क्रांति ने जो होता है जो सबसे बड़ा परिवर्तन लाया था वो क्या लाया था? इस क्रांति के द्वारा जो होता है लोगों में यह विचार आया, लोगों में जो होता है ये भावना उत्पन्न हुई कि अगर सारी जनता जो है वह एक साथ एकत्रित होकर जो होता है अगर एक साथ संगठित हो जाए तो बड़े से बड़े राजतंत्र को भी जो होता है समाप्त किया जा सकता है। आप जानते हैं कि फ्रांस में जो होता है वो बर्बन वंश का जो होता है वह शासन था और जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय यहाँ का शासक था लुई 16वां। और लुई 16वें जो थे उनके खिलाफ जो होता है लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, जिसके फलस्वरूप जो होता है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और इस क्रांति ने क्या किया था? इस क्रांति ने राजतंत्र को फ्रांस से उखाड़ फेंका था और वहां पे गणतंत्र की स्थापना की थी। देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति है ना उसको मैं बिल्कुल एक सच्ची क्रांति कहूंगी, क्योंकि जो सच्ची क्रांति होती है ना वो बिल्कुल ये जो 360 डिग्री का जो एक एंगल होता है ना वो बनता है इससे। क्योंकि देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो होता है वो यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब राजतंत्र से शुरू हो रही है और बाद में जाके जो होता है ये राजतंत्र पे ही जो होता है समाप्त हो रही है। पहले यहाँ पे राजतंत्र से शुरू हो रही है, उसके बाद यहाँ गणतंत्र की स्थापना होती है और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट आता है और फिर से जो होता है इस क्रांति पे यहाँ पे फ्रांस में जो होता है वो राजतंत्र की स्थापना करता है। तो ये जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पे जो होता है क्रांति खत्म हो रही है। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न चरणों को देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही जो स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप लोग को इतना समझ में आना चाहिए बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? 1789 को हुई थी। और इस क्रांति का सबसे बड़ा जो होता है वह क्या प्रभाव हुआ था? इस क्रांति के फलस्वरूप जो होता है फ्रांस में जो इतने साल से जो मोनार्की जो राजतंत्र चला आ रहा था, जो बर्बन डायनेस्टी जो होता है यहाँ पे रूल कर रही थी, जैसे आपने देखा है लुई 14वां, फिर लुई 15वां, फिर लुई 16वें जो होता है वो जो होता है यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो उन्होंने इस क्रांति के फलस्वरूप जो होता है वह राजतंत्र यहाँ पे समाप्त होता है और किसकी स्थापना होती है? गणतंत्र की स्थापना होती है। मतलब जनता का शासन जो है वहां पर स्टार्ट होता है। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। मतलब एक ऐसे संयुक्त समुदाय के विचार को इन्होंने पर जो होता है इन्होंने बल दिया था जिसमें सभी को एक समान अधिकार जो है वो मिले, कोई छोटा कोई बड़ा ना रहे।
और आप देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति के समय जो होता है, आपने देखा होगा एक नया फ्रांसीसी झंडा जो होता है, जो ट्राई कलर क्यों, क्योंकि तिरंगा झंडा था, इसमें 3 कलर थे। आप जानते हैं कि रेड और जो ब्लू है वो फ्रांस के पहले से ही जो होता है, शुरू से ही फ्रांस का जो होता है रंग रहा है, उसकी पहचान रही है। और इस क्रांति के समय में जो होता है व्हाइट को भी उसमें शामिल कर लिया गया था। तो रेड, ब्लू और व्हाइट जो होता है एक तिरंगा झंडा था, जिसे राष्ट्र ध्वज की जो होता है जिसने जगह ले ली थी। जो पुराने झंडे थे उसकी जगह जो है ये झंडा जो होता है क्रांति का प्रतीक बन गया था, जो फ्रांस को जो होता है वो उसका प्रतीक बन गया था, या फ्रांस को रिप्रेजेंट करता था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखिए आपने देखा होगा स्टेट जनरल। अब ये स्टेट जनरल जो होता है आप समझ सकते हैं कि ये क्या थे। देखिए मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो होता है 3 स्टेट थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फर्स्ट स्टेट था आपको पता होगा क्लर्जी थे, सेकंड जो थे वो आप सामंती लोग जो थे, जो फ्यूडल थे, और तीसरे में जो होता है आपके किसान, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो आते थे, जो गरीब लोग थे वो आते थे। तो ये जो तीनों स्टेट के लोग थे ना, इनकी जो होता है एक स्टेट जनरल होता था। तो ये जो होता है इनका चुनाव जो है सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। आपने देखा कि जब फ्रांस में जो होता है जो वित्तीय क्राइसिस हुए थे, तो उस समय जो होता है लुई 16 ने जो होता है जो अपने जो वित्त मंत्री थे उनसे सलाह लेकर जो होता है ये कहा था कि हमें स्टेट जनरल की जो होता है एक बार मीटिंग, आम जो सभा होती है वो उसे बुलाना चाहिए, जो कि बहुत लंबे समय तक जो होता है कभी नहीं बुलाई गई थी, लेकिन वो बुलाई गई थी। तो वहाँ पे जो होता है जो थर्ड स्टेट के लोग जो थे उन्होंने कहा था कि हमें जो होता है बस ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे होने चाहिए, और हमें भी जो होता है इसमें वोट डालने का अधिकार जो होता है वो ज़्यादा लोगों के साथ हमें वोट का अधिकार दिया जाए। तो बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो होता है वो लुई 16 ने जो होता है इनको बंद कर दिया था, और फिर इन लोग ने मिलके जो होता है ना, ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, मेनली उन लोगों ने मिलके जो होता है एक नेशनल असेंबली बना ली थी, जिसमें कि फिर कुछ जो क्लर्जी वगैरह थे, जो लोअर थे, मतलब जो क्लर्जी में भी जो होता है जो अपर और लोअर थे, तो जो लोअर लोग थे ना वो भी जो होता है इसमें कुछ लोग इसमें शामिल हो गए थे, और कुछ फ्यूडल मतलब जो सामंत, एक तो उच्च सामंत होते थे जो थोड़े निम्न थे, जिनके पास थोड़ी कम भूमि वगैरह थी, तो वो लोग भी जो होता है इसमें ये जो नेशनल असेंबली है इसमें शामिल थे, और थर्ड स्टेट तो पूरा का पूरा ही जो होता है इसमें शामिल था। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो तो लुई 16 ने कहा कि वो नेशनल असेंबली का जो होता है वो भवन जो था जिसमें ये होती थी उसे बंद कर दिया था, और फिर लोग जो होता है उन्होंने क्या किया, वो टेनिस कोर्ट में गए, और आपने जानते हैं कि ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, तो टेनिस कोर्ट में जाके उन्होंने जो होता है शपथ ली थी। तो यहाँ से जो होता है एक सच्ची जो क्रांति होती है ना वो प्रारंभ होती है। तो अब जो होता है नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पे हुआ। अभी तक राष्ट्रतंत्र के नाम पे हो रहा था, लोगों की स्वामी भक्ति किसके प्रति थी, सम्राट के प्रति थी, पर अब जो होता है उसकी जगह पे क्या था, राष्ट्र, जिसे आज जैसे हम जो राष्ट्र के नाम से जिसे जानते हैं, जो राष्ट्र जानते हैं, वो जो होता है वो भावना जो होता है लोगों में अब विकसित हो गई थी। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी। अब जो होता है जब लोगों ने यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की, जब यहाँ पे प्रजातंत्र की स्थापना हुई, तो देखिए क्या क्या चीजें जो होता है वो बदलाव हुए, तो उस पर भी जो होता है हम दृष्टि डालते हैं। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। देखिए बहुत आवश्यक है एक प्रजातांत्रिक देशों में कि सभी के लिए जो होता है, चाहे वो रहने वाले, चाहे वो उच्च कोटि के लोग हो, चाहे वो निम्न कोटि के लोग हों, चाहे वो पैसे वाले हों, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। अब आंतरिक जो व्यापार थे, मतलब अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया, और आंतरिक आयात निर्यात जो शुल्क थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो टैक्सेस लगाए जाते थे, एक देश के अंदर ही, जो देश के अंदर ही लगते थे, तो वो सभी जो होता है वो समाप्त कर दिए गए थे। फिर भार को नापने की जो एक समान व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार से जो होता है कोई भी जो है भ्रष्टाचार जो है ना हो, उसको वहां पे समाप्त कर दिया गया था। क्षेत्रीय बोलियों को हस्तोत्साहित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और भाषा जो होता है वो बोली और लिखी जाने लगी थी, और वही राष्ट्र की
साझा भाषा बन गई थी। तो अब क्या गया, क्षेत्रीय बोलियों के आधार पे जो होता है, जो फ्रेंच जो थी, जो लैंग्वेज थी, उसको ज़्यादा डेवलप किया गया। जो पेरिस था, जो वहाँ का जो राजधानी थी, वहाँ पे भी जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग क्या होते थे, फ्रेंच बोलने लगे थे। वही भाषा लिखी भी जाने लगी थी, बोली भी जाने लगी थी, मतलब एक तरह से उसे राष्ट्र की भाषा जो होता है वो बन गई थी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। अब क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की थी कि फ्रांसीसी राष्ट्र जो होता है वो उसका यह भी लक्ष्य है कि यूरोप के जो अन्य जो देश हैं और जहाँ पे भी निरंकुश शासक हैं, उन सभी निरंकुश शासकों से जो होता है लोगों को मुक्त कराया जाए। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। देखिए, जो क्रांति हुई थी ना, उसने सबसे ज्यादा ये क्रांति कौन किया था, जो हम बुर्जुआ वर्ग जो कहते हैं ना, जो पढ़ा लिखा जो मध्यम वर्ग था, उन्होंने ही यह क्रांति का जो होता है श्री गणेश किया था, वही ये क्रांति जो होता है लेके चले थे। इसीलिए कोई भी जो क्रांति हुई थी ना, उसमें दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक छात्र और एक वहां का शिक्षित समाज जो मध्यम वर्ग था। क्योंकि देखिए, जो राजा की जो राजतंत्र की जो भी जो कमियां होती है, उनको उनके दुष्ट जो परिणाम वो किस पे होते हैं, मध्यम वर्ग पर होते हैं। जो टैक्स वगैरह लाद दिए जाते हैं वो किस पे होते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन पे ही पड़े थे। और चूंकि वो शिक्षित था, वो अपने अवेयर था अपने राइट्स को लेके, इसीलिए जो छात्र थे, जो पढ़ रहे थे, वो शिक्षित थे। इसीलिए इन शिक्षित मध्यम वर्ग ने ही हर जगह जो है यूरोप में क्रांति करने में जो होता है अपना महत्वपूर्ण जो होता है वो भूमिका निभाई थी। और ये लोग जो थे वो जैकोबिन क्लब, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रांस में जो होता है जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी, तो ये सदस्य भी जो होता है, ये लोग भी जो होता है इसकी जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे थे। उनकी गतिविधि और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। तो ये जो गतिविधियां थी, इन्होंने ही फ्रेंच सेनाओं का भी रास्ता साफ कर दिया था। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी थी। जब क्रांतिकारी युद्ध प्रारंभ हुए तो फ्रांसीसी सेनाएं जो होता है, जो राष्ट्रवाद का विचार है, वो सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप के अन्य जो देश थे वहां भी जो होता है इसका आदान प्रदान होना प्रारंभ हो गया था। आप देख सके हैं कि अब नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो फ्रांस का एक बहुत ही पावरफुल जो होता है वो व्यक्ति बन के उभर चुका था। और नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसे फ्रांस में पहले ही प्रारंभ किया जा चुका था। जो फ्रांस में पहले से ही जो होता है जो सुधार हो चुके थे, वो उन क्षेत्रों में भी उन्होंने वहां सुधार प्रारंभ किया था जो उसके नियंत्रण क्षेत्र में आ गए थे। आप नेपोलियन के बारे में देखिए, जानते हैं नेपोलियन जो होता है वो अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार करना चाहता था और यूरोप के बहुत से राष्ट्र को जो होता है वो अपने अधीन कर लिया था। तो वहां पे भी जो है वो सुधार करना चाहता था, लेकिन अपने तरीके से। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। देखिए, हम देखते हैं कि 1799 में जो होता है, जो 1799 आपका है, वहां पे जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो क्या कर रहा है, जो पहले राजतंत्र था फ्रांस में, फिर प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी, यहाँ पे प्रजातंत्र जो होता है वो खत्म करके अब वो जो होता है तख्ता पलट कर लेता है। और अब जो होता है 1804 में हम देखते हैं कि 1804 में जो है नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बन जाता है। तो यहाँ पे पहले राजतंत्र था, प्रजातंत्र आया, वापस से जो होता है नेपोलियन यहाँ का सम्राट बना, यहाँ पे फिर से राजतंत्र का जो है वह प्रारंभ हो जाता है। प्रशासनिक क्षेत्र में जो होता है नेपोलियन ने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके।
ऐसा नहीं है कि देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो सुधार नहीं करना चाहते थे, वो बहुत सारा सुधार भी करना चाहते थे, प्रशासनिक सुधार भी उन्होंने किए हैं, लेकिन वो अपनी तरीके से जो होता है वो सुधार करना चाहते थे। 1804 की नागरिक संहिता देखिए, जो 1804 की जो नागरिक संहिता जो सिविल कोड है ना, जिससे कि हम आमतौर पर जो होता है वो नेपोलियन कोड जो होता है नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं पर जो होता है हम विचार विमर्श करेंगे। आज हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बात जो होता है इस संहिता में कही थी। तो नेपोलियन संहिता जो थी उसके आधार पे जो होता है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो होता है समाप्त कर दिए गए थे। देखिए अभी तक जो होता है हम देखते हैं कि फ्रांस में जो होता है जो क्लर्जी लोग थे, आपने देखा जो फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे, उनको जन्म पर आधारित जो होता है विशेषाधिकार मिले हुए थे। तो वो जन्म से ही अगर जो होता है, अगर आप उस उच्च कुल में पैदा होगे तो आपको जन्म से ही जो विशेषाधिकार मिलेंगे। तो इन विशेषाधिकारों को जो होता है नेपोलियन ने पूरी तरह से समाप्त किया था, जो कि समाज के लिए वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों और दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। इसके अलावा नेपोलियन ने जिन भी साम्राज्य पर जो होता है जो उन्होंने अपने क्षेत्र में लिए थे, वहां पर अपना अधिकार किया था, वहां भी उन्होंने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था और उन्होंने जो सामंतशाही की जो व्यवस्था थी उसको खत्म किया था, जिससे कि किसानों को बहुत ज्यादा जो होता है इससे राहत मिली थी। और जो भूमिहीन जो किसान थे तो उनको जो होता है जो भूमि कर था, जो जागीरदारी शुल्क थी, इन सब से जो होता है उन्हें मुक्ति दिलाई थी। तो इन्होंने मतलब किसानों के हित के लिए भी जो है वो कार्य किया था। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को उन्होंने हटा दिया था और यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा था। इसके साथ साथ उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में भी सुधार किए थे, जो कम्युनिकेशन था, जो संचार व्यवस्था थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार और नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा से इस इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत होगी। तो अब क्या होगा, एक समान कानून होगा, एक तरीके से जो होता है जो भ्रष्टाचार जो था ना वो कम हो गया था। तो इस तरीके से एक इलाके से दूसरे इलाकों में वस्तु और पूंजी के आवागमन जो होता है वो आसान हो गया था। लेकिन उनके जो नेपोलियन के जो जीते हुए जो क्षेत्र थे ना, उसमें स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति जो होता है मिलीजुली जो है प्रतिक्रियाएं थी। क्यों मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी? क्योंकि अभी तक तो आपने इसके सारे अच्छे चीजों को देखा, पॉजिटिव चीजों को देखा कि उन्होंने सुधारात्मक कार्य किए, उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार किया, प्रशासन में सुधार किया। लेकिन उन्होंने जो नेपोलियन है, उन्होंने उसकी जो नेपोलियन कोड है उसकी कुछ नकारात्मक चीजें भी थी। तो आइए हम थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स हो गया, मेंश हो गया, मिलान हो गया, वार्सा हो गया, में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह उनका स्वागत किया गया था। शुरू में सभी जो क्षेत्र थे वहां पे जो होता है जो स्थान थे वहां पे लोगों ने फ्रांसीसी सेना को जो होता है उनका स्वागत किया था। लेकिन मगर यह शुरुआती उत्साह जो होता है शीघ्र ही जो होता है वो दुश्मनी में बदल गया, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। क्योंकि ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता जो थी उसके हिसाब से नहीं थी। बढ़े हुए देखिए क्या हुआ कि टैक्सेस जो होता है उन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया जो क्षेत्र नेपोलियन के अंतर्गत थे। और इसके साथ ना उन्होंने ना सेंसरशिप लगा दी थी। देखिए नेपोलियन का ऐसा कहना था कि कोई भी लोग जो होता है वो नेपोलियन के विरुद्ध जो है वो आवाज नहीं उठा सकता, अगर वो आवाज उठाएगा तो उसका खात्मा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी जो है वो मतलब एक डिक्टेटर बन गया था। तो उसमें जो होता है उसने सेंसरशिप लगा दी थी। बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में एक जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। इसके साथ साथ क्या हुआ कि देखिए जो भी क्षेत्र यूरोप के जो भी क्षेत्र नेपोलियन ने जीते थे ना, वहां पर उन्होंने फ्रेंच सेना में उन्होंने क्या कहा कि वो सभी लोग जो होता है मतलब वो जो नागरिक होंगे वो फ्रेंच सेना में भर्ती होंगे। तो जबरदस्ती जो होता है आर्मी में जो होता है उनका भर्ती किया जा रहा था। तो लोगों को अपनी स्वतंत्रता का हनन लगा। अब हर व्यक्ति तो नहीं है कि वो चाहेगा कि वो भर्ती हो जाए आर्मी में, या उसकी सबकी चॉइस तो एक जैसी नहीं होती है। तो अगर आप स्वेच्छा से जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जबरदस्ती भर्ती होगी तो लोगों में रोष तो उत्पन्न हो गई।
तो लोगों को ये लगने लगा कि ये जो प्रशासनिक उसने कुछ सुधार तो किए हैं, लेकिन वो जो होता है इन नुकसानों के आगे जो होता है वो कम है सुधार। तो नुकसान उनको ज्यादा लगने लगा और सुधार जो होता है वो कम लगने लगा। तो सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। तो देखो बच्चों, आज आपने पूरा एक फ्रांसीसी क्रांति को हमने कवर किया है और किस तरीके से जो होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे होता है। वो प्रारंभ होता है फ्रांसीसी क्रांति से। किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति ने देश को जो होता है, पूरी दुनिया को जो है वो, देखिए बहुत ही 3 महत्वपूर्ण उन्होंने सिद्धांत दिए थे। उन्होंने एक दिया था एल फॉर लिबर्टी, एफ फॉर फ्रैटर्निटी और ई फॉर इक्वालिटी। तो ये जो 3 सिद्धांत जो थे, ये फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को दिया था। समानता का सिद्धांत था, स्वतंत्रता का सिद्धांत था और बंधुत्व का सिद्धांत था। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो होता है लोगों में यह भावना जागृत हुई कि अगर वो एक साथ मिले तो बड़े से बड़े राजतंत्र को भी समाप्त किया जा सकता है। फ्रांस में हमने देखा कि किस तरीके से पहले एक मोनार्की, एक राजतंत्र था, फिर लोगों ने जो होता है वहां पे विद्रोह किया, क्रांति की और उसके फलस्वरूप वहां पे गणतंत्र की स्थापना होती है। और फिर हम देखते हैं कि फिर वापस जो होता है नेपोलियन बोनापार्ट आता है और वहां पे जो होता है स्वयं को जो होता है वह राजा बना देता है और फिर से जो होता है यहाँ पे राजतंत्र की स्थापना होती है। तो इस फ्रांसीसी क्रांति का एक सबसे महत्वपूर्ण जो रोल था वो ये था, पूरे यूरोप में इसने राष्ट्रीयता की जो लहर है वो पूरे यूरोप में जो होता है वह फैला दी थी।